नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 11 का पार्ट 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसका परिचय देखते हैं। तो परिचय इस प्रकार है। पिछला अध्याय हमें समाज और समाजशास्त्र दोनों से परिचित कराता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा था, समाज क्या होता है और समाजशास्त्र क्या होता है, दोनों हम उसको पढ़ चुके हैं, अर्थात वो दोनों से हमें परिचित कराता है। हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने ये भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते। अब कह रहे हैं हमने ये भी जाना और ये भी देखा कि व्यक्ति जो है समाज में स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। वे सामूहिक निकायों जैसे सामूहिक निकाय परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल और राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। यानी वो स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है, वो सामूहिक निकायों में रह रहे हैं, जैसे परिवार है, जाति, जनजाति इत्यादि। इस अध्याय में हम व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, स्त्रीकरण की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति और समूह शामिल हैं, सामाजिक नियंत्रण के कार्य करने के तरीकों, व्यक्तियों की भूमिकाओं व जिस तरह से उन्हें निभाते हैं, उनको फॉलो करते हैं एवं उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये जानना शुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने कार्य करता है। क्या ये सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधग्रस्त है। कह रहे हैं ये सामंजस्यपूर्ण है या विरोधग्रस्त है, लोग इसका विरोध करते हैं। क्या परिस्थिति और भूमिकाएं निश्चित हैं, क्या इसकी परिस्थिति और भूमिकाएं जो हैं वो निश्चित हैं। सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार की असमानता उसमें मौजूद है, उपस्थित है। अभी भी ये प्रश्न रह जाता है कि इसे समझने के लिए हमें विशिष्ट शब्दावली की और संकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। अब कह रहे हैं इस समाजशास्त्र को जानने के लिए हमें विशिष्ट स्पेशल शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। समाज के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हमने अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी विषय के लिए जैसे नाभिकीय भौतिकी, जो उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते। अब कह रहे हैं किसी विषय के लिए जैसे नाभिकीय भौतिकी है, ये पदार्थ जिनसे व्यक्ति संबंध नहीं रखते और जिन्हें नहीं जानते, ऐसे से संबंध रखता है जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं है। अब कहें कि हम भौतिकी या नाभिकी का सामान्य भाषा में कोई शब्द हो, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली हो। तथापि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है। अब कह रहे हैं समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचित है और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद है। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतनी अच्छी तरह परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख पाते। कह रहे हैं कि हम जो आसपास की संस्थाएं हम उससे इतने ज़्यादा परिचित हो गए कि हम उसको और ज़्यादा बारीकी से गहराई से नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए हम ये सोच सकते हैं कि चूँकि हम परिवारों में रहते हैं, इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाजशास्त्रीय ज्ञान को सामान्य बौद्धिक ज्ञान और प्रकृतिवादी व्याख्या, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की है, के समानांतर रखने जैसा होगा। पिछले अध्याय में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की एक जीवनी या इतिहास है। हमने देखा कि किस प्रकार भौतिक और बौद्धिक विकास ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और इसके सरोकारों को आकार दिया। इसी तरह समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने की चिंता को दर्शाती है। खाका यानी कि रूपरेखा।
खींचने की चिंता को दर्शाती है, जो कि पूर्व आधुनिक समय से लेकर के आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ, अक्सर आमने सामने की अंतःक्रिया होती थी और आधुनिक बड़े समाजों में औपचारिक अंतःक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समूहों को द्वैतिक से और समुदायों को समाज या संघ से पृथक किया। दूसरी अन्य संकल्पनाएं जैसे स्त्रीकरण, समाजशास्त्रियों की समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिंबित करती हैं। संकल्पनाएं समाज में उत्पन्न होती हैं, तथापि जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह होते हैं, उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं विचार होते हैं। समाजशास्त्र स्वयं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों एवं आधुनिक समय द्वारा लाए गए नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। हमने देखा कि किस प्रकार समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ थी। यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग और संघर्ष को समझने की संकल्पनाएं थी, तो एमाइल दुर्कheim को समझने के लिए सामाजिक एकता, सामूहिक चेतना मुख्य थी। अब कह रहे हैं अगर कार्ल मार्क्स को कहा जाए तो कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग, संघर्ष, और एमिल दुर्कheim के लिए कहा जाए तो सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना शब्द प्रयुक्त होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्रकारवादियों से बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण पाया। उन्होंने समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंगों को समग्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। दूसरे विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधग्रस्त पाया। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सूक्ष्म अंतःक्रिया से शुरुआत कर मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की। दूसरों से वृहद संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती हैं। सामाजिक नियंत्रण या स्त्रीकरण जैसी संकल्पनाएं विस्तृत संदर्भ में आरंभ होती हैं, जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तय होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये वर्गीकरण और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं, हमारी मदद करते हैं और ये वास्तविकता को समझने के साधन हैं। ये समाज को समझने के ताले की चाबियां हैं। हमारी समझने की प्रक्रिया में ये प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम उत्तर नहीं है। कह रहे हैं ये अंतिम उत्तर नहीं है, पर क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लगता है। अब यहाँ ताले और चाबी का उदाहरण देकर कहा है कि अगर इन चाबियों पर जंग लग जाए तो क्या होगा, या मुड़ जाए तो क्या होगा, ये ताले में ना जाने पाए या प्रयास करने के बाद ताले में ना जाए, तो इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदलने की या सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरणों का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते रहते हैं। जैसे ताले में चाबी नहीं जाने पर हम उसको बदल रहे हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं वर्गीकरणों का प्रयोग करते हैं और साथ साथ उनको जांचते रहते हैं, जिस प्रकार से हमने चाबियों का निरीक्षण किया था। तो एक ही सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकारों की परिभाषाओं और संकल्पनाओं अथवा सिर्फ विचारों की सह अस्तित्वता के बारे में अक्सर एक बेचैनी रही है। उदाहरण के लिए संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकारवादी सिद्धांत उपागमों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेषतया बहुत ज़्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूपों में है।
हमारे द्वारा आगे की गई चर्चा में आप देखेंगे कि किस प्रकार से मतों में, आप कह रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से मतों में विभिन्नता है और किस प्रकार इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चा समाज को समझने में हमारी सहायता करते हैं। सामाजिक समूह एवं समाज। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। मानवीय जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दो स्पष्ट अहानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। पहला यह है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह प्राचीन या सामंतीय अथवा आधुनिक हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं। दूसरा यह है कि विभिन्न समाजों में समूह और सामूहिकताओं के प्रकार में अलग अलग होते हैं।